Good morning, class 9. I'm Dr. Manju Ambia, and today we will discuss chapter 5 in science, that is concept of life. And we will begin with major difference between living and non-living. First, we will take up cellular organization. Every living thing that is made up of cell, we all know this. And cell जो है हर living thing का basic structural and functional unit है. And जब सेल जो है वो उसका ओरिजिन एक जैसा होता है और वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन दे फॉर्म टिश्यू, एंड टिश्यू दे डेवलप इनटू ऑर्गन, देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम दे फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म, और ऐसा कोई जो है इवेंट जो है नॉन लिविंग में नहीं होता है. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो एंड डेवलप करेंगे विद टाइम. जो प्लांट्स हैं उनमें ये प्रोसीजर जो है ग्रोथ का, इट इज़ लाइफ लॉन्ग. एंड जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये पर्टिकुलर एज तक ही रहता है, और नॉन लिविंग में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है. नेक्स्ट इज नॉरिशमेंट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए. ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. प्लांट्स जो होते हैं दे मेक देयर ओन फूड by the process known as photosynthesis, so they are known as autotrophic. लेकिन जो एनिमल्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. फाइन. तो वो चाहे वो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो चाहे हार्बीवोर्स पे डिपेंडेंट हो, इसलिए हम उनको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो है ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल, दैट टू इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसीजर होता है, जो हमने खाना खाया उसको जो है उसका ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, ग्लूकोज जो है उसको वो ब्रेक होके एटीपी बनाता है. ठीक है, आगे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके भी अंदर जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो चलते रहते हैं हमारे लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए. कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक भी करते हैं, और कुछ जो होते हैं रिएक्शंस जो होते हैं दे विल सिंथेसाइज कंपाउंड्स. ओके, न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म. जो ब्रेकडाउन वाले जो होते हैं प्रोसीजर दे आर नोन एज कैटाबॉलिज्म, एंड सिंथेसिस वाले जो प्रोसीजर होते हैं उनको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. फाइन. नेक्स्ट कम्स रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स कि हमको इस धरती पे एग्जिस्ट करने के लिए अपने जैसी और ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं. ठीक, ताकि हमारी स्पीशीज इस धरती पे जीवित रह सके. ठीक. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. इसमें जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन चल रहा है, इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस. लाइक इन ह्यूमंस वी एक्सक्रीट यूरिया इन यूरिन. जो लीव्स हैं वो भी अपना एक्सक्रीशन जो है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं जब अपने लीव शेड करते हैं तो उसमें निकाल देते हैं. नेक्स्ट इज रिएक्शन और रिस्पॉन्स. इट इज द कॉन्शियस ऑफ द लिविंग थिंग. जो कोई भी लिविंग थिंग होगा इट विल रिएक्ट टू अ स्टिमुली. स्टिमुली मीन्स एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज, किसी भी तरह का चेंज जो है उसको आप महसूस कर पा रहे हैं, देन इट इज नोन एज रिएक्शन और रेस्पॉन्स. ये रिएक्शन जो है वो आप विजुअल स्टिमुली के थ्रू आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है जैसे आपको एकदम से फर्श पे सांप दिख गया तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो आप वहां से भाग जाते हैं या आप उसको डंडे से मारने लग जाते हैं. तो जो आपने रिस्पॉन्ड किया यानी आप भागे, दैट इज रिस्पॉन्ड. ओके, दैट इज द रिएक्शन यू टुक आफ्टर द स्टिमुली, विजुअल स्टिमुली. आपने विजुअल स्टिमुली से वो रिएक्ट किया. ठीक, ये एक लिविंग थिंग ही कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं कर सकता. अब नेक्स्ट इज मूवमेंट और लोकोमोशन. ये लिविंग थिंग्स ही कर पाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. जैसे एनिमल्स में मेनली जो है हम मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं. लेकिन जो मूवमेंट है ये प्लांट्स भी दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में जो शूट्स हैं दे विल मूव टुवर्ड सन, एंड इन जियोट्रॉपिक मूवमेंट द रूट्स दे विल मूव टुवर्ड ग्रेविटी, वो हमेशा नीचे की साइड ही जाएंगी. ठीक है, दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट. एंड जो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है इन दैट ऑल्सो द रूट्स दे विल मूव टुवर्ड्स वाटर, दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड वाटर सोर्स. पानी ढूंढने के लिए ही वो मूव करेंगे, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. नेक्स्ट हम लोग जाते हैं हाइपोथेसिस में, दैट इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ. अब यूनिवर्स कैसे बना यही एक बहुत डिबेटेबल जो है विषय है. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए वेरी यूनिक इवेंट. ठीक, पहले जो एशियंट पीपल थे वो लोग
जो है ये सोचते थे कि लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपरनैचुरल पावर और बाय गॉड। ठीक, अब हम कुछ और थ्योरीज भी देख लेते हैं इसमें। अब एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें जो है द पीपल थॉट दैट लिविंग थिंग्स दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें जो है इजिप्ट में जो है वो लोग ये सोचते थे कि जो फ्रॉग, स्नेक, माइस, एलिगेटर्स हैं, दे डिवेल्प फ्रॉम द सन रेज हीट ऑन द मड ऑफ द नाइल रिवर। ठीक है, जब उन नाइल रिवर की मड जो है वो सनरेज से गर्म हो जाती है तो ये चीजें बनती हैं। वैन हेलमोंट का ओपिनियन था कि शर्ट जो है अगर पसीने से उसे भिगा दें और उसको व्हीट स्ट्रॉ में हम रख दें 21 दिन के लिए तो उससे जो है माइस जनरेट होंगे। फाइन। नेक्स्ट थ्योरी इज कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसको हम थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया भी कहते हैं। इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय लेबिक, कैल्विन, अर्हाइनस एंड क्रिक। इसमें जो है दे थॉट दैट द लिविंग थिंग्स और द लाइफ दे ओरिजिनेटेड बाय द शावर ऑफ स्पोर फ्रॉम द आउटर यूनिवर्स। ठीक, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं वो ये सोचते, वो सोचते सारे प्लैनेट पे ये शावर हुआ था, मतलब ये बारिश जैसी स्पोर्स की हुई थी। और लेकिन अर्थ की कंडीशन अच्छी थी तो यहाँ पे लाइफ सर्वाइव की। Next is theory of biogenesis. This theory was proposed by Francisco Reddy and he rejected the theory of spontaneous generation. मतलब उन्होंने जो लिविंग थिंग्स जो है वो राइज करती है नॉन लिविंग थिंग्स से, इस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो लाइफ है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स इटसेल्फ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी इसके लिए लगाया था। उन्होंने क्या किया कि he boiled the flesh of fish, snake, etc. and he placed it in the डिफरेंट जार्स में, 3 जार्स में उन्होंने प्लेस कर दिया उनको। ठीक है, पहले जार को उन्होंने जो है ओपन रहने दिया, उसको ढका नहीं उन्होंने। जो सेकंड जार था उसके ऊपर उन्होंने कॉर्क की कवरिंग लगा दी, कॉर्क जो है उससे मुंह बंद कर दिया, उस जार का मर्तबान का ढक्कन जैसा था वो बिल्कुल ऊपर से उसको बंद कर दिया। एंड जो थर्ड था उसके ऊपर उन्होंने एक मलमल का कपड़ा लगा दिया, मसलन गौज लगा दिया। अब जो ओपन था जार उसके अंदर फ्लाइज एंड मैगट जो है वो अपीयर हुए। ठीक, लेकिन जिसके ऊपर कॉर्क लगा था वहां पे कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। और जिसके ऊपर मसलिन क्लॉथ था उस मसलिन के ऊपर जो है वो एग्स मिले, लेकिन अंदर जो है कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं था। तो उन्होंने ये जो है ये कंक्लूड किया कि ऑर्गेनिज्म जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ओनली। फाइन। नेक्स्ट जो थे इसी थ्योरी को जो है रिजेक्ट किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था और मोहर लगा दी थी कि जो है लाइफ ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था लुइस पास्चर ने। ठीक, उन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड अ फ्लास्क विद एस शेप्ड ट्यूबुलर नेक एंड ही बॉइल्ड यीस्ट पाउडर इन इट। और उन्होंने यीस्ट पाउडर को जो है शुगर सिरप में करके पहले उसे बॉईल किया फिर उसे कूल किया। अब जो एस शेप जो कर्व था उस कर्व के कारण जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जो फ्लास्क तक नहीं पहुंच पाए और वो ब्रॉथ खराब नहीं हुआ, मतलब वो जो है पूरा सिरप था जो सूप बनाया था उन्होंने वो खराब नहीं हुआ। ठीक, फिर लेकिन जब उन्होंने उसका रिमूव कर दिया, जो एस शेप जो एक नेक था, जब उन्होंने उसको रिमूव कर दिया तो उसके बाद उसमें ऑर्गेनिज्म बहुत आसानी से आ पाते थे, तो वो ब्रॉथ जो है कंटेमिनेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज ऑफ ऑपरिन। ऑपरिन ने जो है प्रपोज किया कि प्राइमोडियल अर्थ जो है उसमें जितने भी कार्बोनिक कंपोनेंट्स कंपाउंड्स हैं वो ऑशनिक वाटर में प्रेजेंट थे। ठीक है, he proposed that first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules। मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं से ही लिविंग थिंग्स बने। ठीक है, इनको 7 स्टेजेस में बांटा गया है। हम पहली स्टेज लेते हैं इसकी। फर्स्ट स्टेज में है कि एज ऑफ अर्थ इज 5 to 6 million ईयर्स एंड इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए mass of hot cosmic dust and gas and its temperature was 5000 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उस जो है उस समय 5-6 बिलियन ईयर्स पहले जो है उस वक्त जो है धरती जो है बहुत गर्म थी। ठीक, उस वक्त 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। उस वक्त जो है उस एटमॉस्फेयर में जो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी और वो कंबाइन करके उन्होंने बनाया वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। धीरे धीरे जो है टेम्परेचर धरती का रिड्यूस होने लगा एंड केमिकल सिंथेसिस हुआ। ठीक, फाइनली द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड बाय द केमिकल सिंथेसिस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। सेकेंड स्टेज जो है उसमें ये माना जाता है कि उस वक्त ऑक्सीजन कम थी तो रिड्यूसिंग नेचर था
एटमॉस्फेयर का, वो एक बहुत ब्लेसिंग थी, क्योंकि अब वो जो एटमॉस्फेयर वो हम अब इधर पे क्रिएट नहीं कर सकते, अब जो है हम लाइफ ओरिजिनेट नहीं करवा सकते उस तरह से। तो इनिशियल इन्वायरमेंट जो था अर्थ का वो रिड्यूसिंग था, ठीक है। आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स एज अर्थ टेम्परेचर लोअर्ड, सिंपल हाइड्रोकार्बन स्टार्टेड फॉर्मिंग, ठीक, सिंपल हाइड्रोकार्बन बने। फिर इन्हीं सिंपल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, जिनमें शुगर्स हैं, ग्लिसरीन है, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्यूरिन है, पेरिमिडीन है। अब हम जानते हैं ये सब चीज़ें जो हैं एक ऑर्गेनिक बॉडी बनाने के लिए कितनी ज़रूरी है। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन जो हैं ये हमारे जेनेटिक मेकअप के लिए ही बड़े ज़रूरी हैं। बाकी शुगर्स जो हैं ये एनर्जी के लिए, और हमारी बॉडी पूरी बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स तो कंपल्सरी थिंग है एक। नेक्स्ट थर्ड स्टेज जो है उसमें जो वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो वाटर बॉडीज थी उसमें वो मानते थे कि वो बॉयल हुए, बहुत देर तक बॉयल होते रहे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एंड इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फोर्थ स्टेज में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, दे फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो है आपस में जो है उस ब्रॉथ में जो है कंबाइन करे और उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाए और बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए। अब जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स थे, न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है, अगर हम यहाँ पे मैं लिबर्टी लेना चाहूंगी कहने की, जैसे डीएनए आरएनए हमारे जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट किए, रेप्लिकेशन की उनमें पावर थी। तब कुछ जो है रेप्लिकेशन के साथ साथ उनमें म्यूटेशन भी हुई। म्यूटेशन यानी सडन चेंज, सडन चेंज किसी भी जेनेटिक मेकअप में सडन चेंज आए, दैट इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक। अब इन्हीं म्यूटेशंस के थ्रू है जो हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेज में, सेल इवॉल्व हुआ, ठीक है। फर्स्ट सेल दैट इवॉल्व ड्यू टू द न्यूली फॉर्म्ड म्यूटेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जो उस वक्त जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स थे उनमें कुछ म्यूटेशन हुआ और उससे सेल अराइज हुआ, ठीक है। और इन्हीं सेल से आगे एग्रीगेट्स बने, वो मतलब कि आपस में जुड़ते चले गए, एग्रीगेट्स बने, ठीक। नेक्स्ट स्टेज जो आई दैट इज सिक्स स्टेज, इसमें एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक। और वो उसका बेसिस क्या था एवोल्यूशन का, नॉरिशमेंट यानी खाना, खाने के बेसिस पे जो है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करने लगे। नेक्स्ट सेवन स्टेज आ जाती है। सेवन स्टेज में क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी, क्योंकि हमने जैसे पिछली स्टेज में देखा कि हमने देखा खाने के बेसिस पे जो है ऑर्गेनिजम्स का जो है एवोल्यूशन हुआ, उसी बेसिस पे उस वक्त जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी बढ़े, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बढ़े तो उन्होंने लिबरेट करना शुरू किया ऑक्सीजन, तो हमारी जो धरती पे जो है ऑक्सीजन भी जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगी। अब जो हमारा ऑपरेन की जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था मिलर ने, ठीक है। मिलर ने जो है 1954 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उन्होंने बहुत ही एक स्पेशल अपरेटस लगाया था इसके लिए, एंड ही बॉइल्ड मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन विद वाटर इन दिस apparatus, एंड उन्होंने एक पूरा जो है क्रिएट किया था, वहाँ का एम्बियंस ही वैसी क्रिएट करती थी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उन्होंने टेम्परेचर उसमें क्रिएट करवाया था, क्योंकि जो उस वक्त प्रिमिटिव अर्थ था उस समय जो है उस वक्त एटमॉस्फेयर भी उसी तरह की थी। उस वक्त पूरा जो है गैसेस थी इतनी ज़्यादा, इतने वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और उन्होंने ही वो सारा सारा जो है इन्वायरमेंट उन्होंने अपने एपरेटस में क्रिएट करके दिखाया। और उन्होंने 1 वीक के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें एक रेड कलर का सब्सटेंस बना, एंड दिस रेड सब्सटेंस जो है इट वॉज कैरिंग एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन, और ये सब ऑर्गेनिक चीजें ही हैं जो कि आगे चल के ऑर्गेनिज्म बनने के लिए बड़ी जरूरी हैं। जैसे एलानिन एंड ग्लाइसिन, दीज आर अमाइनो एसिड्स। अब बाकी जैसे मिलर का एक्सपेरिमेंट तो बहुत पहले हो गया, इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उन्होंने अमाइनो एसिड के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उस ब्रॉथ में उनको मिले, ठीक है। मिलर्स को अमाइनो एसिड्स मिले, लेकिन और जो साइंटिस्ट थे उनको और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिले उस ब्रॉथ में, ठीक। तो कहीं ना कहीं ऑपरेन थ्योरी जो है इट इज क्लोजर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब लाइफ तो ओरिजिन हो गई, अब जो है हम सर्च कर रहे हैं लाइफ इन द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। हम अब ढूंढ रहे हैं हमारे आसपास जो है वो लाइफ है कि नहीं है, कि हम अकेले ही हैं इस धरती पे, या फिर हम ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक। अब मरकुरी जो है, हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपने मिल्की वे में अपना सोलर सिस्टम है, ठीक। उसमें जो है मरकुरी जो है वो बहुत गर्म है क्योंकि वो सूरज के बहुत पास है, तो उसमें लाइफ हो नहीं सकती। अब वीनस जो है दैट इज कवर्ड बाय ए थिक क्लाउड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स टेम्परेचर इज 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सो लाइफ इज नॉट एट ऑल पॉसिबल देयर ऑल्सो।
जुपिटर, सैटर्न एंड अदर प्लैनेट जो हैं वहाँ पे डेंस क्लाउड है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया के। एंड इट इज द कंडीशन इज क्वाइट सिमिलर टू अर्थ। एंड लेकिन वहाँ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। -200 से -400 डिग्री फ़ारेनहाइट है वहाँ का टेम्परेचर। ठीक है। अब पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक मार्स ही है जहाँ पे हम अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मार्स इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ में एग्जिस्ट। अब क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है समर्स में टेम्परेचर जो है 30 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा गिर जाता है ये टेम्परेचर। सर्दियों में ये टेम्परेचर -133 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। वहाँ पे हमारे सोलार सिस्टम में जो सबसे बड़ा माउंटेन जो है ना वो मार्स में ही पाया जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ा माउंटेन भी है वहाँ पे और ह्यूज वैलीज भी हैं। और वहाँ का जो 1 ईयर है दैट इज इक्वल टू 687 अर्थ डेज, मतलब कम से कम 2 साल, मतलब समझ लो 2 साल ही लगभग। फिर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो था मार्स पे गया था दैट वाज इन 1960s, मतलब 1960 से 1970s के बीच में जो है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो है मार्स में भेजा गया था। ठीक है। अब वहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर गैस है। ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ बहुत कम है दैट इज 0.13% ओनली। और वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी अर्थ से बहुत कम है। जो हमारा भारत है उसने भी अपना पहले ही एफर्ट में बहुत ही कम लागत में जो है या 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था। ठीक है। उसका काम क्या था, मीथेन के सोर्स को पता लगाना, उनके एटमॉस्फेयर में मीथेन कितनी है और उसका सोर्स क्या है। और वो उनको टेम्परेचर नोट करना था, वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। और उनको हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम की मात्रा का भी जानकारी लेनी थी। ठीक। अब हम अपने सोलर सिस्टम को तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी क्या अर्थ जैसे प्लैनेट हैं। तो हमारे अर्थ जैसे प्लैनेट हमें कुछ मिले हैं। उनमें से एक है कैपलर 452b जो कि 60% बिगर है अर्थ से। इसे जो बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है अर्थ से, तो इसे हम बिगर ओल्डर कज़न भी बोलते हैं या बिग ब्रदर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ये हमसे कम से कम 1400 लाइट ईयर दूर है। ठीक। और इसके जो इसका एक स्टार है, जैसे हमारा स्टार जो जो सन है वो हमें एनर्जी दे रहा है, वैसे ही इसका स्टार है कैपलर 452। ठीक। जो कि 1.2 बिलियन ईयर ओल्ड है। एंड 20% जो है इसकी ब्राइटनेस हम ज़्यादा है हमारे सन से। एंड जो हमारा कैपलर 452 है इसका भी एक ऑर्बिट है। ठीक। और ये अपना ऑर्बिट जो है वो 385 डेज में, मतलब 385 डेज में पूरा करता है। हम वहाँ 5% लॉन्गर है सिर्फ हमारे ऑर्बिट से। ठीक। नेक्स्ट जो एक और प्लैनेट जो है वो जो हमारे अर्थ जैसा है दैट इज कैपलर 186f। और ये जो है ये 17 अप्रैल 2014 में जो है ये मिला था। एंड ये इसका भी जो ये इसकी दूरी जो है दैट इज 582 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। और इसका रेडियस जो है अर्थ जैसा ही है। एंड इट्स ऑर्बिटल जो है उसका पीरियड 129.9 डेज है। ठीक। एंड लेट्स होप दैट हमें और भी प्लैनेट्स मिले अर्थ जैसे अपने यूनिवर्स में। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर।